नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। सांसद इंजीनियर राशिद को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने रेगुलर बेल देने से किया इनकार। दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया और याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान चरण में वह केवल विविध आवेदन पर फैसला कर सकते हैं, नियमित जमानत याचिका पर नहीं। 19 दिसंबर को जिला जज ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को वापस कोर्ट में भेज दिया। बता दें दोस्तों कि राशिद 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और एनआईए द्वारा 2017 के टेरर फंडिंग मामले में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। बदायूं में भाजपा विधायक ने किया महिला से दुष्कर्म, शर्मनाक। डिम्पल यादव ने योगी सरकार को घेरा। दोस्तों, बदायूं में बिलसी विधायक हरीश शाह के खिलाफ महिला से दुष्कर्म व करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सपा नेता भाजपा को घेरने में जुटे हैं। मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यूपी में लगातार हमारी बहन बेटियों के साथ भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा किए गए अपराध बढ़ रहे हैं। भाजपाइयों द्वारा गांव-गांव में जमीन हड़पने के मामले भी चरम सीमा पर हैं। मुझे देश के लिए मेडल नहीं जीतना चाहिए था, दुखी मनु भाकर ने तोड़ी चुप्पी, खेल अवार्ड पर दिया सबसे बड़ा बयान। पेरिस ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली मनु भाकर का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में नहीं होने से पिता भड़क गए हैं। मनु भाकर ने पिता से कहा कि आवेदन करने के बाद भी उनकी बेटी का नाम नामांकित प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि बेटी को शूटिंग में डालने का अफसोस है, उसे क्रिकेटर बनाना चाहिए था। ऐसा करने पर पूरा सपोर्ट और पुरस्कार उसके पास आते। मनु के पिता यहीं नहीं रुके। उनके अनुसार मनु ने कहा कि मुझे ओलंपिक में जाकर देश के लिए पदक ही नहीं जीतना चाहिए था। 4 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से निकले अल्लू अर्जुन, भारी सुरक्षा बल तैनात। दोस्तों, तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद पुलिस की पूछताछ पूरी हो चुकी है। पुलिस ने एक्टर से करीब 4 घंटे तक लगातार सवाल जवाब किए। पुलिस के सवालों का जवाब देने के बाद अल्लू अर्जुन अब अपने घर के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन से पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान थिएटर में हुई भगदड़ मामले में पूछताछ हुई। मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे तक एक्टर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। अल्लू अर्जुन को पहले इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल में एक रात बिताने के बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी। दरअसल 4 दिसंबर को हैदराबाद के एक सिनेमा थिएटर में पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मच गई थी। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी। ब्राजील में 3 दिन में तीसरा बड़ा हादसा, 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल ढहा, 2 की मौत, दर्जनों लोग लापता। ब्राजील के 2 उत्तरी राज्यों को जोड़ने वाला एक पुल ढहने से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन अन्य लोग लापता हो गए। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है। सल्फ्यूरिक एसिड के रिसाव के कारण बचाव अभियान जटिल हो गया है। बता दें कि स्थानीय निवासियों से मिले फुटेज से पता चला है कि रविवार को जब कारें और ट्रक जुलेसिनो कुबेसेक से एलोवीरा पुल को पार कर रहे थे, तभी पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में गिर गया। उत्तरी राज्यों मारानहाउ और टोकानटिन्स की सीमा पर काम कर रही पुलिस ने बताया कि 8 वाहन गायब हैं, जिसमें 4 ट्रक, 2 कार और 2 मोटरसाइकिल हैं। बाबा साहेब को लेकर ज्ञान ना दे, मायावती के ऐलान पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य। दोस्तों, BR अम्बेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को इसके विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक साथ दिखाई दे रही है, जिस पर यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने बसपा के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही हैं, उसे ऐसे विरोध की आवश्यकता नहीं है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा केंद्र की सरकार आई है, तब से सरकार के माध्यम से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या हमारे अन्य राष्ट्रीय नेता सभी भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के पुजारी हैं।
मोदी सरकार का स्वास्थ्य को लेकर बड़ा फैसला। 2024 में यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज समेत इन दवाओं पर लगा बैन। दोस्तों, साल 2024 खत्म होने पर है। इस साल हेल्थ सेक्टर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। ऐसी कई दवाओं पर इस साल बैन लगाया गया जो सेहत के लिए लाभकारी नहीं है। इसीलिए सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दवाओं को बाजार से हटा लिया है। इस साल बाजार से लगभग 156 दवाइयों को हटाने का फैसला लिया गया। इन दवाओं में दर्द की दवाओं के साथ डायबिटीज समेत कई दवाएं शामिल हैं। इस साल जिन दवाओं पर बैन लगाया गया उसमें कंटेनिंग फेनेल्फ्रीन का नाम शामिल है। यह दवा सामान्य रूप से सर्दी, खांसी और नज़ला में इस्तेमाल की जाती है। अगर इस दवा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इससे हार्ट संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इसके साथ ही यूरिन इन्फेक्शन वाली कई दवाइयों को भी बाजार से हटाया गया है। ट्रिपल तलाक कानून पर सपा सांसद इकरा हसन ने दिया चौंकाने वाला बयान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 तलाक कानून पर अपनी राय जाहिर की। बता दें कि एक पॉडकास्ट में जब उनसे 3 तलाक पर सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया। यही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले पर भी सवाल उठाए। सपा सांसद ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अगर मैं इस मुद्दे पर टेक्निकल और लॉजिकल टर्म से बात करूं तो मैं कहना चाहती हूं कि ये सिविल मामला है और इसे ऐसा ही बने रहना चाहिए। अब सिविल विवाद के लिए किसी को अपराधी बनाया जाना, कानूनन सजा देना सही नहीं है। ऐसा कहीं और कानून में नहीं होता। मुझे इस बात से दिक्कत है। ऐसा केवल इसलिए किया गया कि एक समुदाय के मर्दों को जेल में भरा जाए। सपा सांसद ने कहा, भाजपा सरकार दावा करती है कि इससे महिलाओं को फायदा मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता जो भाजपा कहती है। मैंने खुद ऐसे केस देखे हैं। हिंदुओं में तलाक लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी तलाक लेने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। ऐसे में महिला को अकेला छोड़ दिया जाता है। अब ऐसा ही मुस्लिम महिलाओं में भी देखने को मिलने लगा है। शेख हसीना को वापस भेजो, बांग्लादेश ने लिखा पत्र। भारत ने दिया ये जवाब। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस लाने के लिए भारत को एक राजनयिक नोट भेजा है। भारत ने इस नोट के मिलने की बात स्वीकार की। इसके साथ ही पूर्व पीएम हसीना व उनके परिजनों पर भ्रष्टाचार के कई सारे नए मामलों की जाँच भी शुरू कर दी गई है। इसमें भारत और रूस की मदद से बन रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। हसीना और उनके पुत्र सजीब अहमद वाजिद पर 5 अरब डॉलर की राशि के भ्रष्टाचार के आरोप की जांच भी की जा रही है। साफ है कि भारत ने अपने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ढाका भेजकर बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सुधारने का जो संदेश दिया था, उसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ताक पर रख दिया है। हसीना की वापसी, यूनुस सरकार की मांग दोनों देशों के रिश्तों को और तनावग्रस्त कर सकती है। विदेश मंत्री के तौर पर कार्यरत तौहीद हुसैन ने सोमवार को कहा कि हमने भारत सरकार को नोट वर्बल भेजा है जिसमें हमने हसीना को कानूनी प्रक्रिया के लिए वापस लाने की बात कही है। चुनाव नियमों में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, कहा शीर्ष अदालत से मदद की उम्मीद। दोस्तों, चुनाव संचालन नियम में संशोधन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मंगलवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के संशोधन के खिलाफ शीर्ष अदालत में रिट याचिका दाखिल की। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत चुनावी प्रक्रिया की तेजी से खत्म हो रही अखंडता को बहाल करने में सहायता प्रदान करेगी। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है। संशोधन के बाद अब आम जनता इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं कर पाएगी। नए नियम के मुताबिक सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगाया है। बताते चले दोस्तों कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, चुनाव नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व है, मगर एक तरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के कानून में इस तरह बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि संशोधन आवश्यक जानकारी तक जनता की पहुंच को समाप्त करता है, जो चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद इस राज्य से आई कांग्रेस के लिए बुरी खबर, भाजपा के साथ भी हो गया खेला। दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी सिर पर है। इसी बीच कांग्रेस के लिए एक और राज्य से बुरी खबर आई है। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने शनिवार को पटियाला
नगर निगम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में कांग्रेस की स्थिति ठीक थी, वहीं जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा निगमों में छिटपुट हिंसा से प्रभावित चुनावों में त्रिशंकु जनादेश आया। पटियाला के 60 वार्डों में से जो कांग्रेस के पूर्व सीएम से भाजपा नेता बने कैप्टन अमरिंदर सिंह का गृह क्षेत्र है, आपने 43 में जीत दर्ज जो बहुमत के 31 आंकड़े से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस और भाजपा ने 4-4 वार्ड जीते, जबकि अकाली दल ने 2 में से जीत हासिल की। 95 वार्डों वाले लुधियाना नगर निगम में आपने 41 वार्ड जीते, जो बहुमत के 48 के आंकड़े से 7 कम है। कांग्रेस ने 30 वार्ड, भाजपा ने